नमस्कार दोस्तों, कोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सारे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर इन प्रश्नों से आपके आने वाली परीक्षा में प्रश्न बने तो उनको भी आप आसानी से हल कर सके। क्लास प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो तो आपका नहीं बदल रहा है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका तरीका बदल रहा है। जैसे प्रश्न पहले जो आपके पूछे जाते थे वो डायरेक्ट प्रश्न हुआ करते थे। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? आप बताते थे 1972। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, वन जीव संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट आपको इन्होंने दिया और पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो अब आपको अपनी तैयारी भी इसी तरीके से करनी है। हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस तो लगाएंगे, साथ ही साथ हम उन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी चलेंगे, ताकि अगर इन टॉपिक से आपकी परीक्षा में प्रश्न बने तो आप उनको आसानी से हल कर सके। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। जो पहला टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी। यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच में पारस्परिक संबंध का अध्ययन करती है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग। यहाँ पर जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है जीव और वातावरण। अब जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 3 शब्द जिसमें कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। पहला आपका है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण। पर्या जो वरण जो है वो आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। ठीक है, एक समय में जो चीजें आपको घेरी हुई हैं वो आपका पर्यावरण है। आप किसी मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं, वहां पर जो मेट्रो है, एटीएम है, पैसेंजर्स हैं वहां के, या वाटर टैंक है, कुछ भी, वो आपके पर्यावरण का हिस्सा है। अब याद रखिएगा, पर्यावरण की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें आपके जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों आते हैं। मतलब लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों आएंगे। जब मैंने पैसेंजर्स कहा, जो और लोग मेट्रो में ट्रेवल करें, वो भी आपके पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, जब मैंने कहा कि एटीएम वहां का, या फूड कोर्ट जो कि आपका नॉन लिविंग थिंग है एटीएम, वो भी आपके पर्यावरण का हिस्सा है, याद रखिएगा। तो एनवायरमेंट आपको क्लियर हो गया। एनवायरमेंट मतलब एक समय बिंदु पर जो भी चीजें आपको घेरे हुई हैं वो आपके पर्यावरण का हिस्सा होती है। अब यहीं पर दूसरा जो शब्द है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? पारितंत्र होता है। ठीक है, पारितंत्र की जब हम बात करते हैं क्लास, तो यहाँ पर भी हम जैविक और अजैविक घटक की ही बात करते हैं। जैविक घटक को हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। किसी भी शब्द के अगर आगे आपके बायो लगा है तो मतलब वहां पर जीवन है। ठीक है, तो जितने भी जैविक घटक है जिसमें जीवन है, हम, आप, ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं वो आपके जैविक घटक हो गए, इनके अंदर जीवन है, लिविंग क्रिएचर्स हैं इनके। दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट, जिसको कि हम क्या कहते हैं? अजैविक घटक। मतलब इनके अंदर जीवन नहीं है। जैसे पानी हो गया, कंकड़ हो गया, मिट्टी हो गई, ये आपके अजैविक घटक हो गए। अब जब इन दोनों की इंटरेक्शन की बात करते हैं, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट की इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो एक तंत्र फॉर्म होता है, एक सिस्टम फॉर्म होता है, जिसको कि हम इकोसिस्टम कहते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, इकोसिस्टम आपका छोटा से छोटा हो सकता है और बड़े से बड़ा हो सकता है। एक मुट्ठी चीनी ली, उस चीनी को चींटियां खा रही हैं, तो वो भी एक इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि जो चीनी है वो आपकी अबायोटिक अजैविक घटक है, और जो चींटी उसको खा रही है वो जैविक घटक है, और दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर एक इकोसिस्टम फॉर्म होगा। आपका इकोसिस्टम बड़े से बड़ा हो सकता है। पूरे पृथ्वी को हम एक इकोसिस्टम की तरह देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई जैविक घटक हैं और कई अजैविक घटक हैं। पृथ्वी को पूरा देखें, या फिर हम कह दें कि जलीय पारितंत्र मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम, हम ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ये चीज याद रखिएगा, ये इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज नहीं होंगे। एनवायरमेंट मतलब हम लिविंग और नॉन लिविंग, जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच के इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। जब इनके बीच के इंटरेक्शन की बात हम करते हैं तो हम उसको इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इकोसिस्टम, दैट इज इकोसिस्टम। इसके बाद एक शब्द आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है
ठीक है। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन चल रहा है बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट में, जब हम इसको स्टडी करते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो हम उस सब्जेक्ट को कहते हैं इक्वालॉजी। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर मैं कुछ चीजें लिखने जा रही हूं, जैसे जब भी हम क्लास इकोसिस्टम की बात करेंगे, देखते चलिएगा आप लोग, एक एक चीजों को खूब अच्छे से समझिएगा। जब भी हम बात करेंगे आपसे इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम में आपका याद रखिएगा इस टर्म को कॉइन किसने किया था अगर पूछेगा तो एजी टांसले ने, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं आर्थर जी टांसले के नाम से जानते हैं। अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो एजी टांसले याद रखिएगा। इकोसिस्टम टर्म किसने कॉइन किया है? एजी टांसले ने किया है। इक्वालॉजी की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा इस टर्म को कॉइन किसने किया है? तो अर्नस्ट हैकेल ने। रिवाइज कर लीजिए, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा हु इज रिगार्डेड एज अ फादर, फादर किसको बोलते हैं इकोलॉजी का, तो आप याद रखेंगे अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी चीज याद रखिएगा। और एक प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे देंगे जो कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया है, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। भारत में भारत के फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? ठीक है, इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है जो इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट है वो किसने कॉइन किया था, किसने प्रपोज किया था? एजी टांसले ने। तो सेकंड का डी आपका सही उत्तर होगा। थर्ड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? नहीं है, देखिए नॉट करेक्ट। या जैविक और अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। मैंने आपको बताया इकोसिस्टम में आपके बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं, एकदम सही है। इट हैज इट्स ओन प्रोडक्टिविटी, हाँ इनकी प्रोडक्टिविटी आपकी होती है, ठीक है। जहां पे भी आपके जैविक घटक होंगे वहां पे प्रोडक्शन होगा ही, ठीक है, उत्पादकता होगी ही। या एक वन तंत्र है, और आखिरी आपको दिया है या प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। इट इज अ नेचुरल रिसोर्स सिस्टम, ये भी सही है। प्रकृति की तो हम बात कर रहे हैं, प्रकृति में ही तो हम जैविक और अजैविक घटक की बात कर रहे हैं, तभी तो एक पारिस्थितिक तंत्र आपका बन रहा है। तो ये तीन स्टेटमेंट आपके सही हैं। गलत कौन सा है? या एक वन तंत्र है। अब क्लास खुद देखिए, अगर आपने बी स्टेटमेंट में कहा है कि इसकी अपनी स्वयं की एक उत्पादकता होती है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है, तो वो बंद कैसे होगा? जब भी किसी भी चीज में प्रोडक्शन होगा तो वहां पर इनपुट भी होगा, आउटपुट भी होगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इंटरेक्शन हो रहा है ऑर्गेनिज्म के बीच में, उनके बायोटिक कंपोनेंट के साथ, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, साथ ही अपने अबायोटिक कंपोनेंट के साथ, अजैविक घटक के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये एक बंद सिस्टम नहीं हो सकता है। याद रखिए इकोसिस्टम जो होता है वो आपका एक ओपन सिस्टम होता है इकोसिस्टम, ठीक है, बंद नहीं होता है, खुला होता है। तभी तो यहाँ पर आपकी बहुत ढेर सारी क्रियाएं चलती रहती है। गलती से ए मार्क हो गया, यहाँ पर सी, ठीक है, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। चौथे प्रश्न को देखते हैं, किन चार घटकों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है? तो कौन से चार कंपोनेंट आपके इकोसिस्टम बनाते हैं? देखते हैं, जल, ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं, जल, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, मृदा, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु और परजीवी। तो क्लास यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मैंने आपको बताया है जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जैविक और अजैविक घटक दोनों ढूंढने हैं, ठीक है। अगर हम कहें खाली जैविक घटक या खाली अजैविक घटक तो नहीं काम चलेगा। जैविक अजैविक घटक दोनों और इनके बीच में एक इंट्रैक्शन, तब आपका इकोसिस्टम फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, इकोसिस्टम में हम कह सकते हैं वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब अजैविक घटक है, अबायोटिक कंपोनेंट है, हाँ सही है। लेकिन यहाँ पे जैविक घटक कहाँ है? तो बताओ, तो इसको कैंसिल करो, जैविक और अजैविक दोनों होने चाहिए, ढूंढो। यहाँ पर देखिए सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ठीक है, ये भी आपके अजैविक घटक है, ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन जैविक घटक कहाँ है? कैंसिल करो, नहीं होगा। यहाँ पर देखो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु और परजीवी, ठीक है, ये सारे जो हो गए वो आपके जैविक घटक हो गए, बायोटिक कंपोनेंट हो गए, इन सब के अंदर जीवन है। लेकिन अब अजैविक घटक कहाँ है? नहीं है, कैंसिल करो।
ठीक है। अब यहां देखो, अबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक पदार्थ हमने बात कर ली। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सब आपके जैविक घटक हो गए। तो अजैविक और जैविक घटक दोनों दिख रहे हैं, तो इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फोर्थ का सी। क्लास ये सब जो पॉइंट्स बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम लोग पढ़ाते हैं या जब आप पढ़ते हो तो चीजें बहुत आसान लगती है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो ना प्रेशर में, तब आप कंफ्यूज होने लगते हो। इसलिए जो भी चीजें बताई जा रही है पॉइंट्स को, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ताकि अगर परीक्षा में प्रश्न लेंदी भी आपसे बन जाए, मतलब आपसे नहीं बनेगा, अगर आपकी परीक्षा में बन जाए तो वो प्रश्न आपसे बन जाए, मतलब आपसे हल हो जाए, ठीक है। चलिए 5वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में नहीं है, ठीक है, कौन सा आपका नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। इकोसिस्टम रिप्रेजेंट ऑल द ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। तो आप देख रहे हैं किसी स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों मतलब जैविक घटक और भौतिक पर्यावरण की जब बात हो रही है तो मतलब हम अजैविक घटक की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सही है। या एक कार्यशील इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, ये भी सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती, हाँ इसकी अपनी एक प्रोडक्टिविटी होती, ये भी सही है। या एक बंद तंत्र है, नहीं, ये एक क्लोज सिस्टम नहीं है, ये आपका एक ओपन सिस्टम है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 6वें पे। जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। अभी तक हम लोग देख रहे थे, अब देखिए आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस में ही ये प्रश्न पूछा है और कितनी बार अलग अलग तरीके से पूछा है। तो जीव मंडल एक खुला है तंत्र है, ठीक है, ओपन सिस्टम है, सही है। जीव मंडल के पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। क्या क्या लिखा है, आफ्टर द इनिशियल इनपुट ऑफ मैटर इन द बायोस्फीयर देयर कैन नॉट बी फर्दर इनपुट ऑफ न्यू मैटर, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इनपुट एंड आउटपुट एनर्जी। ये तो आपका गलत है ना। बायोस्फीयर की जब हम बात कर रहे हैं, हम जैव मंडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो कभी कभी आप देखते हैं किसी किसी जीवों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, घट जाती है, कुछ लुप्त हो जाते हैं, ठीक है, कुछ की संख्या अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन जो रीजन है वो आपका गलत है, ठीक है। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 7 देखते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। सबसे बड़ा जल मंडल, जीवोम, स्थल मंडल की जैव मंडल। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जो आपका जैव मंडल है वो सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, बायोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। अब हम देखते हैं पारितंत्र के घटक। 8वें प्रश्न को देखिए, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को हम क्या कहते हैं। जहां पर ऑर्गेनिज्म आपके रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं, निकेत कहते हैं या फिर बायोम कहते हैं। तो क्लास आप समझिएगा, आप जहां रहते हैं, मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हैं, तो आप बताएंगे मैं अपने घर में रहता हूँ। तो ऐसे ही जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं, उसका आवास कहते हैं, ठीक है। तो 8th का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ शब्द जो आपके और दिए गए हैं वो भी मैं आपको बता दूं। इकोसिस्टम तो आपको समझ में आ गया, जहां पे जैविक और अजैविक घटक के बीच में एक रिलेशनशिप देखा जाता है, एक इंटरेक्शन देखा जाता है, वो आपका इकोसिस्टम में होता है तंत्र, तब आपका तंत्र बनता है जैविक और अजैविक घटक के बीच में इंटरेक्शन से। नीच की अगर हम बात करेंगे या फिर निकेत की हम बात करेंगे तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल यूनिट को डिफाइन करता है। कोई पेड़ है, उस पेड़ में विभिन्न तरीके के आपके जानवर रह रहे हैं। जैसे एक पेड़ है उस पे गिलहरी भी रह रही है, ठीक है, चिड़िया भी रह रही है, खरगोश भी रह रहा है, हम मान के चले खरगोश भी रह रहा होगा। तो वो अगर हम पूछेंगे कि आप इन जानवरों का हैबिटेट क्या है, आवास क्या है, तो आप बताएंगे ये पेड़ इन जानवरों का हैबिटेट है, क्योंकि ये चिड़िया, ये गिलहरी और ये रैबिट सब इसी पेड़ पे रह रहे हैं, ये पेड़ इनका हैबिटेट है। अब मैं आपसे पूछूंगी इनका नीच क्या है, तो नीच हर ऑर्गेनिज्म का खुद का नीच होता है, एक फंक्शनल रोल होता है। जैसे एक परिवार है, उस परिवार में हम कह सकते हैं कि सब एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, तो उनका हैबिटेट तो सेम है, लेकिन सबका अलग अलग रोल है। पापा का अपना रोल है, मम्मी का अपना रोल है, बच्चों का अपना रोल है, ठीक है,
सबका अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है और अपना अपना एक रोल है। तो इसीलिए जब भी हम नीच की बात करते हैं तो यहाँ पर हम फंक्शनल रोल की बात करते हैं। अब इसमें आपका रिप्रोडक्शन भी आता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी फंक्शनल रोल में आता है। अब फादर है, फादर ऑफिस गए, ठीक है, वहां से सैलरी मिली, बच्चों की फीस सबमिट की, उनका अपना है, बच्चों को डांटा अगर उन्होंने गलती किया। माँ है तो माँ ने बच्चों को प्यार किया, ठीक है, आगे पीढ़ी बढ़ाई। तो ये सब उनके अपने अपने रोल है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शनल रोल होते हैं वो सेम नहीं हो सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अगर कभी भी परीक्षा में आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रश्न पूछे कि क्या एक से ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म है, जो स्पीशीज है, उनका हैबिटेट सेम हो सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ, एक पेड़ पे विभिन्न तरीके के जानवर रह सकते हैं, एक आवास शेयर कर सकते हैं, वो एकदम सही है। लेकिन अगर परीक्षा में पूछे कि जो स्पीशीज है उनका नीच सेम हो सकता है क्या, उनका जो आपका निकेत है क्या वो सेम हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, कभी भी किसी दो स्पीशीज का नीच आपका सेम नहीं हो सकता है। किसी भी दो स्पीशीज का जो फंक्शनल रोल है वो आपका सिमिलर नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, पिताजी का अपना महत्व है, माताजी का अपना महत्व है, बच्चों का अपना महत्व है, दादी दादा का अपना महत्व है। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको पॉपुलेशन दिया है, इकोसिस्टम दिया है, समुदाय दिया है, लैंडस्केप दिया है, फिर आपको भू दृश्य दिया है, समुदाय दिया है, पारिस्थितिक तंत्र दिया है, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भू दृश्य, और लास्ट में आपको दिया है जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय और पारिस्थितिक तंत्र। इस प्रश्न को समझाने के पहले मैं आपको ये फिगर दिखाना चाहूंगी, यहां से चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। देखिए, जब भी हम किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपको एक कछुआ दिख रहा होगा, तो ठीक है, कछुआ एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। जब हम इसी तरीके से 5-6 कछुओं को एक साथ रख के हम इनकी बात करते हैं तो हम कहते हैं पॉपुलेशन। अच्छा, अब समझना, इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इन द सेम हैबिटेट। जब आप सेंसस की बात करते हो, 2011 के सेंसस को पढ़ते हो, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हो, और किसकी पॉपुलेशन निकालते हो? ह्यूमंस की निकालते हो ना, आदमियों की ना। यहाँ पर ये तो करते नहीं हो कि 2011 का सेंसस आया तो उसमें भेड़, बकरी, ठीक है, गधा या मुर्गा मुर्गी सब शामिल है, नहीं, उनको नहीं उसमें इंक्लूड करते हो ना। तो जब भी हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम सेम तरीके के स्पीशीज की बात करेंगे, ठीक है। हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन की बात करें तो हम वहां पे ह्यूमंस को ही कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये देखेंगे हम कि कौन कितना बूढ़ा है या कौन सा सेक्स है, फीमेल है कि मेल है, ये सब चीजें देखते हैं, लेकिन स्पीशीज सेम होते हैं। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिज्म मतलब अ सिंगल इंडिविजुअल। पॉपुलेशन की बात करेंगे जब हम सेम तरीके के स्पीशीज को एक सेम हैबिटेट में रखते हैं, मतलब सेम तरीके की, तो हम उनके लिए शब्द का यूज करते हैं पॉपुलेशन। उसके बाद कम्युनिटी आती है। कम्युनिटी में देखिए क्या होता है, कम्युनिटी में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके डिफरेंट सेवरल टाइप के स्पीशीज आ जाते हैं इन सिंगल हैबिटेट। जैसे अगर मैंने एक तालाब लिया तो तालाब में मछली भी है, मेढक भी है, कछुआ भी है, ठीक है। तो हम इन सब की बात कर रहे हैं एक तालाब में, तो ये इसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी, पॉपुलेशन ऑफ सेवरल स्पीशीज इन अ वन हैबिटेट। एक सिंगल हैबिटेट में, एक आवास में कितने डिफरेंट तरीके के स्पीशीज आपके रह रहे हैं, उनके लिए हम शब्द यूज करते हैं कम्युनिटी, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन पॉपुलेशन के लिए हम क्या कहते हैं, जब एक ही तरीके के स्पीशीज के डिफरेंट नंबर्स को हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पॉपुलेशन। इकोसिस्टम मैंने आपको बता दिया, हैबिटेट, कम्युनिटी और बायोटिक फैक्टर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इकोसिस्टम। लैंडस्केप की अगर हम बात करेंगे तो पैच वर्क ऑफ इकोसिस्टम अक्रॉस अ लार्ज एरिया। जब हम एक लार्ज एरिया को कंसिडर करते हैं, ठीक है, जैसे हमने एक पूरे जंगल को कंसिडर किया, अब उस जंगल में आपका एक्वेटिक जलीय तंत्र भी होगा, ठीक है, फिर आपका वहां पे तल भी होगा, मतलब जमीन भी होगी, तो हम एक लैंडस्केप को पूरा देखते हैं। और बायोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो बायोस्फीयर मतलब क्या है, बायोस्फीयर मतलब जितने भी आपके लैंडस्केप हैं जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आप जैसे हम अर्थ की बात करें, अर्थ का बायोस्फीयर, तो हम पूरे पृथ्वी को देख रहे हैं, यहाँ पे जीवन है, बायो है तो बायोस्फीयर है, मतलब बायो मतलब जीवन है, जहां पर भी जीवन है अर्थ पे हम सबको देख रहे हैं, तो बायोस्फीयर, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो
तो पॉपुलेशन होगा, ठीक है, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी होगा, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम होगा, इकोसिस्टम के बाद लैंडस्केप होगा। सी आपका सही है, 10th का सी सही है। समझ में आ गया ना क्लास? पॉपुलेशन मतलब एक ही तरीके के स्पीशीज के नंबर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम जानवरों के पॉपुलेशन की बात करें तो वो आपका लाइफ स्टॉक वो निकाला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे जब इंसानों की, तो हम सेंसस में बात करते हैं, वहां पे बस इंसानों को कैलकुलेट करते हैं। कम्युनिटी मतलब कि एक ही हैबिटेट में डिफरेंट तरीके के स्पीशीज आपके रह रहे हैं, ठीक है। इकोसिस्टम मतलब आपको समझ में आ गया, एक बड़े दायरे में उसको देखते हैं, और उससे बड़ा दायरा आपका लैंडस्केप का होता है, फिर सबसे बड़ा हमारा बायोस्फीयर होता है। 11वें को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो देख लो, आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड इकोसिस्टम, तालाब, खेत, वन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। हम जब खेत की बात करते हैं तो खेत क्या है आपका, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ना। हम खेती कौन कर रहा है, हम और आप कर रहे हैं ना, ह्यूमंस कर रहे हैं ना, तो ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। फॉरेस्ट खुद से ग्रो हुआ है तो वो आपका एक नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। जो तालाब है खुद से बने हैं तो वो आपकी क्या हो गया, नेचुरल इकोसिस्टम। अगला देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, एजी टांसले ने किया है, एकदम सही है, हमने इतनी बार डिस्कस किया है। तो यहाँ पर एक तो आपका सही ही है, एकदम हम कंफर्म हो गए। तो मतलब यहाँ पे करेक्ट बोला है ना, देख लेते, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब हमको 2 और 3 को देखना है। 2 और 3 को देखो, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें हम स्वपोषित कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हाँ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटो मतलब खुद, ठीक है, ऑटोमेटिक कहते हैं ना, खुद ही से चल जाती है। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं। कंज्यूमर कंज्यूम देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं, फोटोसिंथेसिस द्वारा तो जो उत्पादक हैं मतलब जो आपके पादप है, जिसे प्लांट्स हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं ना। जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कंज्यूमर तो हम और आप हैं, तो हमें थोड़ी लाइट की जरूरत है। अब लाइट गुल भी हो जाएगी, हम लोग अंधेरे में बैठ के खा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3rd गलत हो गया। आपका सही उत्तर क्या हो गया, 1 और 2, ठीक है। करेक्ट पूछा था, 1st और 2nd आपका सही है, 4था भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, इक्वालिटी टर्म को 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने डिराइव किया था। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वार्मिंग की, तो वार्मिंग ने आइडिया ऑफ इक्वालिटी को और इलेबोरेट किया था। 13 देखते हैं, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होता है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या में अधिक होता है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। अब देखिए, यूपी बेसिस प्रीलिम्स 2019 का प्रश्न था। तो यहाँ पे देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर इज लीस्ट डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स, ट्रू पूछा गया है, ये याद रखिएगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर मोर इन नंबर देन प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर आर मैक्सिमम एज वेल एज वेरी पावरफुल। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्लास, पहले आप समझने का प्रयास करिए। जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे पेड़ पौधे, वो भोजन बना रहे हैं, ठीक है, वो आपके प्रोड्यूसर्स हो गए, ऑटोट्रॉप्स हो गए, वो खुद से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना रहे हैं। जो प्लांट्स है, हरे पेड़ पौधे। अब इन पेड़ पौधे को कौन खा रहा है, जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ये आपके मेनली हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये सीधे क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बकरी हो गई, रैबिट हो गया। उसके बाद आपके आते हैं सेकेंडरी, द्वितीय कंज्यूमर, ठीक है, उपभोक्ता, जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को भी खा सकते हैं, और अगर वो चाहें तो आपके प्रोड्यूसर्स को भी प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खा सकते हैं, जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता उनको भी खा सकते हैं, और इनका मन करे तो आपके इसको उत्पादक मतलब पादप को भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज दी गई है, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये गलत है। प्रोड्यूसर्स आपके सबसे ज्यादा होते हैं। अगर ये हो गया ना, प्रोड्यूसर्स आपके कम हो गया और प्राइमरी कंज्यूमर्स ज्यादा हो गया, तो अकाल पड़ जाएगा, लोगों के लिए खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, अकाल नहीं पड़ रहा है ना अभी, तो प्रोड्यूसर्स ज्यादा होते हैं कंज्यूमर के कंपेरिजन में। तो ये आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 14, पारिस्थितिक तंत्र के विधि
अब यह आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। द वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम नहीं करते हैं, लिखा है, वेरी गुड। आर नॉट इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। अरे क्लास, इकोसिस्टम में आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे पर आपके डिपेंडेंट रहेंगे। हम फूड चेन की ही बात करें जिसमें एक एक को खाया जा रहा है, खाता जा रहा है, तो वहां पर भी तो एक डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगर किसी एक की भी पॉपुलेशन बीच फूड चेन से गायब होगी तो पूरा फूड चेन आपका अफेक्टेड हो जाएगा। तो पहला तो आपका गलत है। दूसरा देखते हैं, इन्वायरमेंट इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, एकदम सही है। तो ए आपका गलत है, आर आपका सही है, तो 14th का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, पैडी फील्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या फिर लेक। तो आपको पता होना चाहिए धान की खेती। जब भी हम खेती की बात करेंगे तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, क्योंकि ह्यूमंस द्वारा किया जा रहा है खेती। 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सबसे ज्यादा कौन सा फैला हुआ है? मरुस्थल, ठीक है, ग्रासलैंड जिसको घास के मैदान, पर्वतीय या फिर सामुद्रिक, ठीक है, मतलब हम मैराइन की बात करें, ओशियंस की बात करें। हमारा पृथ्वी किस रंग का दिखता है बताइए? हमारी पृथ्वी नीली रंग की दिखती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे पानी है। तो सबसे बड़ा बताइए कौन सा इकोसिस्टम होगा? हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, सामुद्रिक होगा। डी आपका सही उत्तर है। ये पता होगा ना, आपको पता होगा। चलिए 17, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सागरीय, वन, पर्वतीय या फिर मरुस्थल। तो यहां पर सबसे स्टेबल की बात की गई है, तो आपका क्या हो जाएगा? सी होगा, ओशियन होगा, ठीक है। क्यों होगा ओशियन? ये भी चीज समझ लीजिए क्लास। ओशियन इसलिए होगा क्योंकि अगर हम लैंड की बात करते हैं, ओशियन जो है वहां पे सबसे कम डिस्टर्बेंस है, बृहद है ना, बहुत बड़ा है ओशियन ना। तो हो सकता है जो कोस्टल एरिया के बगल वाले ओशियन के रीजन हो, वहां पर आपके ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, ठीक है, वहां पे डिस्टर्बेंस हो। लेकिन ओशियन इतना बड़ा है ना कि आप अगर ओशियन को अंदर जाओगे तो वहां पे डिस्टर्बेंस अभी कम है, इसी वजह से वो स्टेबल है। जहां पे भी डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी वहां स्टेबिलिटी कम होगी। तो सबसे कम डिस्टर्बेंस कहां पर है? ओशियंस में है, इसलिए ओशियन सबसे मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात की गई है, माउंटेन इकोसिस्टम, सागरीय बोला गया है, निम्न स्थल बोला गया, सेमी एरिड। यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2021 से पूछा गया। अब टेरेस्ट्रियल पूछा गया, स्थलीय पूछा गया है, तो जहां पर स्थल होगा, पर्वत आपका स्थल है, हाँ है, टिक लगाओ, ठीक है। सागरीय बताओ, मैराइन, वहां पे तो जल है ना, पानी है ना, एक्वेटिक में आएगा ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट होगा, नहीं होगा ये। निम्न स्थलीय, लो टेरेस्ट्रियल, हाँ भाई क्यों नहीं, स्थल है, दिख रहा है। अर्ध सूक्ष्म पारिस्थितिक तंत्र, सेमी एरिड इकोसिस्टम में भी आपका जमीन होगी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिक असंतुलन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? चलो, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में कौन मदद नहीं करता है? फॉरेस्ट को काटो, ऐसे सुना है? नहीं। आप बार बार क्या सुनते? पेड़ लगाओ, वन रोपण करो। क्यों वन रोपण करो? पर्यावरण बचाओ, ठीक है। तो वन को काटना जो है वो आपके डज नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, ये एकदम सही है। वन को काटना नहीं, वन रोपण हाँ करता है। वर्षा जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, बारिश के पानी को संजो के रखो, ठीक है, उसका यूज करो, इससे हमारा पर्यावरण बचेगा, एकदम सही है। जैव मंडल भंडार सही है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। ये आपके इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में मदद नहीं करती है, नुकसान करती है, इसलिए कहा जाता है पेड़ लगाओ। 20वें प्रश्न को देखते हैं, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो बताइए, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, फ्लड एंड फेमाइन या फिर वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। तो यहां पर आप याद रखिएगा, सबसे मेन कॉज जो है वो है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, पेड़ों की जो कटाई हो रही है। ये सारे जो फैक्टर्स नीचे दिए गए, ये सारे फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल है असंतुलन के लिए, पारिस्थितिक असंतुलन के लिए, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए। लेकिन भारत के कंटेक्स्ट में जो मेन रीजन है वो है डिफॉरेस्टेशन। 21वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो फिर देखते हैं क्लास। एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओगे पारिस्थितिक संतुलन मेंटेन रहेगा, अच्छी बात है, पेड़ लगाओ।
फॉरेस्ट फेस्टिवल मनाओ, लेकिन पेड़ों को रक्षा करो, ऐसी बात नहीं है। सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी, ठीक है। कटिंग ऑफ वुड, डिफॉरेस्टेशन करोगे, पेड़ काटोगे तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे मेंटेन रहेगा? डिस्टर्ब होगा ना। जो जीव जंतु वहां पे रह रहे हैं उस पेड़ में, वो कहाँ जाएंगे? उनका तो घर चला जाएगा, आवास, हैबिटेट खत्म हो जाएगा, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। आगे बढ़ते हैं। 22वां, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है? तो वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन का है संबंध, इसलिए कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी बचाओ। वन रोपण, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, अच्छी बात है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, अच्छी बात है, ठीक है। फिर दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जीव को बचाओ। अब देखो क्लास, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सब आपको इकोलॉजिकल बैलेंस से लग रहे हैं, तो अब हम इसको हटाते हैं, कौन सा नहीं होगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन की, पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, सही है। वाटर मैनेजमेंट है, इसमें लीस्ट जो आपका प्रेफरेबल ऑप्शन है वो आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, औद्योगिक प्रबंधन। लेकिन अगर हम देखेंगे इसको तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे भी हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। अगर हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज को नहीं मैनेज करेंगे तो पॉल्यूशन फैलेगा, हमारी नदियां गंदी होगी, ठीक है, एयर गंदा होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पर अब आपको चारों ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहन क्षमता और पारिस्थितिक क्रमत। 21वां देखते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है क्या? पॉपुलेशन, वहन क्षमता, ठीक है, संख्या या दैव द्रव्यमान का पिरामिड, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है, ये चीज याद रखिएगा। क्या है? द लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया विच द एनवायरमेंट कैन सपोर्ट। एक एनवायरमेंट में कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके रह सकते हैं, ठीक है, कितने को वो सपोर्ट, कैरिंग कैपेसिटी, एक पन्नी में कितना वेट उठा सकते हो वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। उससे ज्यादा वेट डालोगे पन्नी फट जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जब पृथ्वी कितना लोड ले सकती है तो वो आपकी क्या उसकी कहलाती है? कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किया गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन है? देखिए, कार्यात्मक भूमिका आ गया ना शब्द, फंक्शनल रोल। और मैंने आपको कितने अच्छे से बताया था कि फंक्शनल रोल क्या होता है। बताइए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? पारिस्थितिक कर्मता, जिसको कि हम इकोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर, ये क्या है आपका? अच्छा, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है ना, इकोटोन। इकोटोन भी समझ लो क्या होता है। इकोटोन होता है एक ट्रांजिशन जोन। किसी भी जब हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की तरफ मूव करते हैं तो एक ट्रांजिशन जोन बीच में पड़ता है, उसको हम इकोटोन कहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस इकोटोन में ही अगर कोई भी आपका इकोसिस्टम इकोटोन का पार्ट है तो वहां पर जो डाइवर्सिटी है, नंबर ऑफ स्पीशीज है, वो आपके सबसे ज्यादा होंगे। कैसे? अब समझो, ये आपका लैंड एरिया है, जमीन वाला हिस्सा है, स्थल, इधर आपको एक्वेटिक दिख रहा है, जल पारितंत्र, ठीक है, इधर स्थल पारितंत्र, इधर जलीय पारितंत्र, और बीच में ये आपका एक ट्रांजिशन जोन है। मतलब स्थलीय पारितंत्र से हम जलीय पारितंत्र की तरफ मूव कर रहे हैं, चेंज हो रहा है, एक ट्रांजिशन जोन है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं आपके, ये सबसे ज्यादा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जल में रहने वाले भी जीव जंतु यहाँ रहेंगे और पानी में रहने वाले भी जीव जंतु यहाँ पर रहेंगे, इसी वजह से। तो इकोटोन की जब भी हम बात करेंगे तो ये एक ट्रांजिशन जोन है, किसकी? दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच में, ठीक है। इकोटोन उसको हम कहते हैं। इकोटोन समझ में आ गया, इकोसिस्टम समझ में आ गया, नीड समझ में आ गया, हैबिटेट समझ में आ गया, ठीक है, ये सारे शब्द। चलिए खाद्य श्रृंखला देखते हैं। देखिए, फूड चेन की हम बात करें, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो अब ये तो बहुत ही आसान है। घास है, घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। ये तो बच्चे भी बता देंगे। तो 23 का ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। देख लो, यहाँ पर प्रोड्यूसर पादप आपके क्या है? घास है, हरी घास है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से या अपना भोजन खुद बना रही है, इनको हम मोनोट्रॉप्स कह सकते हैं, ठीक है। इन हरी घास को प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, वो खा रहा है, जो कि ग्रास होपर है। ये आपके हर्बीवोरस भी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बर्ड्स आई, बर्ड्स ने ग्रास होपर को खाया, तो ये सेकेंडरी हो गए, ठीक है। बर्ड्स को
आउल ने खाया या फिर स्नेक ने बर्ड को खा लिया, तो ये आपका मतलब एक बड़ी पक्षी ने खा लिया या फिर स्नेक ने खा लिया, ये आपका टर्शरी हो गया, तृतीय। ठीक है, और फिर जब ये सब मरे तो इनकी बॉडी को डिकम्पोज किसने किया, डिकम्पोजर ने किया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक फूड चेन हो गया। इनमें से कौन सा खास श्रृंखला का निर्माण करता है, घास गेहूं आम, घास बकरा आदमी, बकरा कौवा हाथी, घास मछली बकरा। अरे बाप रे बाप, अब देख लो यहाँ पे घास बकरा आदमी आपकी एक फूड चेन बना रहा है। ठीक है, घास है, घास किसको खिलाते हो, बकरे को खिलाते हो, बकरे को काट के खुद खा जाते, तो फूड चेन बनाइए। छत्तीसगढ़ में पूछा गया प्रश्न, बहुत डिफिकल्ट। 25वें देखते हैं, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय घटक नहीं है। यहाँ पे जीवी घटक की बात की गई है, बायोटिक कंपोनेंट की। वायु आपका अजैविक घटक है। ठीक है, वनस्पति, जीवाणु, जानवर। अच्छा, यहाँ पे जीवीय घटक नहीं है बोला गया है, तो ए ही सही हो गया, क्योंकि ये तो आपका अजैविक घटक हो गया। वनस्पति में आपके जैविक घटक होंगे। ठीक है, जैवीय चीजें होंगी जिसमें जीवन होगा, जीवाणु में भी, जानवर में भी। 26 देखते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए बताइए, प्राथमिक उपभोक्ता हिरण है। ठीक है, प्राथमिक है। ठीक है, चींटी है प्राथमिक उपभोक्ता, इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, लोमड़ी नहीं है, बाघ नहीं है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2। 27 देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में मानव है। मानव क्या है, मानव एक निर्माता है, नहीं। खाली जो पेड़ है, हरे पेड़ हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खाना बनाते हैं, तो प्रोड्यूसर्स खाली आपके पादप होते हैं। ये मत कहना घर में रोटी मम्मी बनाती है, तो वो भी नहीं, वो दूसरी चीज है, जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं। प्रकाश, वो जो जादू कोई मिल गया मूवी में, जादू, वो अपना भोजन खुद बनाता था ना, उसको कोई खिलाता तो था नहीं, बोनवीटा तो पी नहीं रहा था, वो कुछ खा नहीं रहा था, वो तो दूध से धूप करके अपना भोजन बना ले रहा था। यहाँ पे जो पेड़ हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जो तो मानव तो नहीं है, काट दो, निर्माता नहीं है खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, खाली प्राइमरी कंज्यूमर है, नहीं। प्राइमरी कंज्यूमर अगर खाली शाकाहारी हो, पेड़ पौधे खा रहे हो, तो प्राइमरी कंज्यूमर है, लेकिन मांसाहारी भी हो, बकरी भी तो खा रहे हो, मेढक नहीं खा रहे हो, और भी चीजें जो नॉनवेज में खाया जाता है खा रहे हो। ठीक है, तो सेकेंडरी भी है, तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है, याद रखिएगा, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है मानव। 28 देखते हैं, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो समुद्री उसमें आपके जो हम कह सकते हैं यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जू प्लैंक्टॉन्स पाए जाते हैं। जू मतलब हम जानवर की बात करें, फाइटोप्लैंक्टॉन मतलब फाइटो मतलब हम प्लांट्स की बात करें, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। 28 का ए आपका सही उत्तर है। 29 देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में कौन प्रोड्यूसर है। तो अब आपको पता है क्लास, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वही खाली प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। 30वां देखते हैं, 30 प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आपके क्या आते हैं, सबसे पहले जो ट्रॉपिक लेवल होता है किसी भी फूड चेन में, जो पहला लेवल होता है उसमें आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, पादप होते हैं जो भोजन खुद बनाते हैं। तो कौन सा होगा बताओ, हरित पादप, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ये सब आसान प्रश्न है। 31 देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता, उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ पर पोषी स्तर के उत्पादन से होता है। इसको इंग्लिश में भी देखते हैं एक बार। प्रोडक्टिविटी एट द ऑटोट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द प्रोडक्शन एट द हेटेरोट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पर क्लास आपका दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द प्रोडक्शन एट द हेटेरोट्रॉपिक लेवल एकदम सही है। ठीक है, ये भी आपका सही है। चलिए 32 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। माउंटेन की अगर हम बात करेंगे तो ये मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है, नहीं। मैंने आपको बताया ना, समुद्र जो है वो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है। अबायोटिक कंपोनेंट में बैक्टीरिया आता है, बताइए, जीवाणु आता है, नहीं, ये आपका एक जैविक घटक है। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र दिया है, फिर वर्षा ग्लोबल वार्मिंग दी है। वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग में कोई भी रिलेशन नहीं है, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है, ये हम कह सकते हैं। तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को हम बहुत ही अच्छे से इस बार आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी।
जो भी एक्ट्स अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी, ताकि उन एक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में बने तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लें। अगर आपको अपनी तरफ से कोई भी दिक्कत होती है सब्जेक्ट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चलिए अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास। धन्यवाद।